मेरे फोन करते ही तुम सब यहाँ आ गए, इसके लिए शुक्रिया। तुम सबको यहाँ पर बुलाने की एक बहुत ही खास वजह है। ट्रांसफर होकर जब मैं यहाँ आया तो हमारे जमाने में उसका बाप यहाँ का मेंबर था, अभी वो मेंबर ही नहीं रहा। जाओ जाओ, जिसको देखो वो माल के बारे में पूछने चला आता है। माल मतलब? माल से तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना काम करो। सर, माल मतलब लाल चंदन सर। वहां जाकर मुझे पता चला कि गुमशुदा 20 लोगों का और माल का कोई तो संबंध है। अरे भाई, जितने लोग लापता हैं हो सकता है कर्नाटका पुलिस की कस्टडी में हो, जाकर चेक कर लेते हैं। सलीम, उस लिस्ट में से कोई भी पुलिस कस्टडी में नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ। इसीलिए मैं भी अलग रूट पर चल पड़ा। जब मैं पहली बार तिरुपति गया तो शेषा आश्रम फॉरेस्ट गया। आसपास जाकर मैंने सारी खुफिया जानकारी हासिल की। इस पूरे स्मगलिंग नेटवर्क में कुल मिलाकर 5 लेयर्स हैं। नंबर 1, वुड कटर्स, पेड़ काटने वाले मजदूर। तमिलनाडु राज्य से तिरुवरम के जवार जिले से मजदूर यहाँ आते हैं। सेकेंड, लोडर्स, सेशा फॉरेस्ट इलाके के लोकल लोग हैं। ये सीक्रेट लोकेशन पर लकड़ियां पहुंचाते हैं। थर्ड, कीपर्स, ये लोग भी वहीं के लोकल्स हैं। सीक्रेट लोकेशंस पर कुछ दिन तक ये लोग चंदन को छुपा कर रखते हैं। शायद आप लोग नहीं जानते हो कि चंदन के छोटे से टुकड़े को भी पानी के अंदर डालोगे तो खराब नहीं होता। कभी कभी 1 महीने तक नदी में, तालाब में छुपा कर रखते हैं। फोर्थ, ट्रांसपोर्टर्स, वर्मा जैसे लोग, सीक्रेट लोकेशन से माल पोर्ट तक लेकर जाने वाले। फिफ्थ, द एक्सपोर्टर्स, ये लोग कंपनी के नाम से लाल चंदन को ग्रेनाइट, फूड, नहीं तो तंबाकू के नाम पर एक्सपोर्ट करते हैं। देखा जाए तो सबसे कम रिस्क ट्रांसपोर्ट में है, पर गौर करने वाली बात यह है कि वही लोग लापता हैं। इन 5 लेयर्स के अलावा इस काम को चलाने वाला कोई और ही किंग है, और यही किंग इस साम्राज्य का डॉन है। और इस बार जो लोग 10 कंटेनर लेकर गए थे वो सारे लोग गायब हो गए हैं, और मुझे लगता है कि डॉन के आदमी भी उन सब लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस केस को क्रैक करने के लिए तुम्हें जो पता है बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सबको पता है ना, मैं मैसूर के दूरदर्शन में काम कर रहा हूँ। मैंगलुरु पोर्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। लाल चंदन पर उस वक्त हम लोगों ने कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। तुम्हारे पास किसका कांटेक्ट है? मैसूर फोन करके मैं अपने कलीग से नंबर ले सकता हूँ। जैसा कि कल रात को मैंने बताया था, मैंने अपने ऑफिस में कॉल करके कलीग से उसका नंबर ले लिया है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, वो सारे लोग अभी भी माल को ही ढूंढ रहे हैं। तुम चाहो तो उन्हें मिल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ये लो। ठीक है। बस स्टैंड का बोल कर रेलवे स्टेशन लेकर आयो भैया। अरे एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तू जा। भैया, हाँ, जा कहाँ रहे हो आप? एक सुरेंद्र है जिसे तू नहीं जानता। अरे मिसिंग केस के सिलसिले में मैं मंगलुरु जा रहा हूँ उसे ढूंढने। घर वाले अगर पूछते हैं तो कह देना मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। ओके, निकल, बाय। यही बोगी है।
अरे अनंत, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटे की शक्ल ही बदल दी। कितना भोला भाला था वो। ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। वो देखो, वही लेकर गया था ना, मेरे बेटे को लेकर गया था। ये देखो किस हालत में वापस लेकर आया मेरा बेटा। अरे नाली के कीड़े, शाप लगेगा तुझे मेरा। बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मरेगा तू, कीड़े पड़ेंगे तुझे, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। पानी के लिए तरसेगा तू। मेरा बेटा, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? देखना तो उसे क्या हालत की है तेरे अरे बस से तू हैदराबाद जाने वाला था, ट्रेन में कब और कैसे पहुंच गया तू? अरे तेरी मौसी का श्राप हमारे खानदान को खत्म कर देगा। उसकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है बेटा। ए रमाराव, मुझे सच बता दे। पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ पिताजी। अरे भूल जाओ अंकल, सब झूठी कहानियां हैं। क्यों बाबूजी, तुम्हारे बेटे ने क्या बोला? उसकी बॉडी ट्रेन से गिर गई, यही बोला ना? असली बात वो नहीं है। चालू ट्रेन में किसी ने जबरदस्ती उसको धक्का दे दिया, बॉडी खंबे से टकरा गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। ए रामाराव, पूरा फंस गया रे तू तो। मुझे फंसाएगा? अभी देख तेरे साथ क्या होएगा। मैं तेरे को बचने का मौका ही नहीं देगा। हिसाब करने का है तेरे साथ। हाँ चल 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 चल, पुलिस स्टेशन चल। ओए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने का, इंक्वायरी करने का। रे रमाराव बेटा, फिलहाल तेरे साथ बहस करने का टाइम नहीं है। मेरे घर पर मातम का माहौल छाया हुआ है, तो गलती से भी मुझे बिना मतलब के फंसाने की कोशिश मत कर। कोशिश करेगा? करना ही पड़ेगा रे। क्या बोला था? पहली बार मिला था तब कुछ बोला था ना? हाँ, वो पुलिस वाले क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकते नहीं, लेकिन हमेशा बेगुनाहों को शिकार बना देते। अब क्या करूं? तू क्रिमिनल है ना, तो चल 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 पुलिस स्टेशन चल। ऊपर से ये सब गवाह लोग खड़े हैं, तभी तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाना बहुत जरूरी है। नहीं है? इस सब से पहले तेरे लिए तेरा जॉब इम्पोर्टेंट है। तू वरंगल के रेलवे ट्रैक पर पैदा हुआ, पला बड़ा झोपड़ियों में। तेरे दादा दादी नाना नानी ने तुझे झोपड़पट्टी की गंदगी दी है, और तेरे बाप ने तुझे चप्पलों से पीटा और पीठ भर के गालियां दी। तेरी औकात और तनख्वाह के हिसाब से तेरी जायदाद सिर्फ 10 या 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त 3-4 करोड़ से भी ज्यादा है। सबूत के तौर पर सारे पेपर्स, पासबुक और बाकी डिटेल्स मेरे पास है। और सुन, तूने झूठे कागजात देकर ये पुलिस की नौकरी हासिल की है बेटा। बचपन में गोद लेने वाला पुलिस ऑफिसर था, ये कहकर फेक सर्टिफिकेट बनवाए। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की मदद से तूने ये पुलिस की नौकरी हासिल की। बस मुझे एक रजिस्ट्री भेजनी होगी और तेरा ये जॉब खल्लास। हाथ हटा, छतरी पकड़। ये क्या है? वो इंस्पेक्टर यहाँ शेर की तरह आया था और अब चूहे की तरह भाग गया। ऐसा क्या कहा तूने उसे? बताएगा ये सब हो क्या रहा है? अनंत ने कोई जायदाद खरीदी है क्या? उसके पास आपने कभी ढेर सारे पैसे देखे हैं? मैं जो तुझसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। अरे इस उम्र में
अपने बाप से तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिताजी। आपको कोई तकलीफ ना हो इसीलिए सच्चाई छुपाए। अरे मुझसे इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे वो अनंत मेरी आंखों के सामने पला बढ़ा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू जरूर नाटक कर रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये सब मानने को तैयार नहीं हो रहा। कभी कभी अपने ही हमें धोखा दे देते हैं। पराये लोग विश्वासघात करे या कोई अपना, धोखा तो धोखा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तेरे जितना ज्ञान मेरे पास नहीं है। अगर तू हम सबको खुश देखना चाहता है तो मालिनी का केस जितना जल्दी हो सके छोड़ दे। रामाराव, तेरे पिताजी पूरी तरह से टूट चुके हैं। बस एक जगह बैठकर पूरा दिन सोचते रहते हैं। और सिर्फ वही नहीं, हमारी बहू भी तुझसे कुछ नहीं कह पाती, बस रोती रहती है अपने माँ बाप के सामने जाकर। और यहाँ बेचारी मुस्कुराती है। अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। तू ही कुछ कर बेटा, सबको पहले जैसा बना दे। माँ लक्ष्मी, समस्या जब छोटी हो तो जख्म जैसी होती है, और जब समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नासूर बन जाती है। जाते जाते तुम्हारे अनंत ने कई सवाल पैदा कर दिए। उन सवालों का जवाब तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं बात करूंगा, तुम जाओ। नंदिनी, मैं पत्थर दिल बनकर जी नहीं सकता हूं। सच्चाई के लिए लड़कर जीना चाहता हूं मैं। मेरे लिए कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बैठी रहो बेटी। नमस्कार। साहब, मेरी पोती मेरे बेटे की डायरी लेकर आई है। मैंने झूठ कहा था कि मेरा बेटा दुबई में है। असल में सच्चाई यह है कि इज्जत चली जाएगी, इसीलिए बता नहीं पा रहा था। मैंने अपने बेटे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मेरे पिताजी की आवाज सुने बहुत दिन हो गए हैं। आजकल सपने में भी नहीं आते। मैं अपने पिताजी का चेहरा भूल जाऊंगी, इस बात का डर लग रहा है मुझे। मेरे पिताजी को ढूंढने में आप मेरी हेल्प करेंगे? हर रोज यही सोचती हूँ कि बिंदी लगाऊं या ना लगाऊं। ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो। आप मेरे पिताजी की उम्र के हो। प्लीज हौसला रखिए, घबराइए मत। घबराने वाली बात है, कैसे नहीं घबराए? उस वक्त तो मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही हैं। ये सिर्फ इनके घर की ही समस्या नहीं है, हमारे घर की भी समस्या है। इसीलिए तुम्हें शुरू से सब बताना होगा, हमसे बिना कुछ छुपाए। फिर बीच में चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तुम अपने बाप को भी नहीं बख्शोगे। ये लीजिए अंकल।
ये किस चीज का हिसाब है? अरे मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, नोट करना जरा। 08594 345। इसका नाम सुरेश है। ओके। इनके 3 तबले हैं और 600 रुपए हुए इनके। और अमाउंट भाई? हाँ, पैसे ये लोग कल दे देंगे। ठीक है भाई। और वैसे 2 आदमी के 3 दिन के 250 रुपए हुए, मतलब 2 × 3 × 250। सारा माल आने के बाद पूरे पैसे दे दूंगा। एक नंबर और बोल रहा हूँ, वो भी लिख लो। हाँ बोलो ना। 0833 3141। इसका नाम दिवाकर है। 4 लोग हैं, तेरे आदमी हैं, इसीलिए 300 रुपए दे दूंगा। माल मिलने के बाद पूरे 5000 दूंगा। समझ में आ गया ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी को ढूंढने में ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। मुझे हिसाब मिल गया है। अब जाकर तुम अपने मम्मी के साथ खेलो। मैं दादाजी से बात करता हूँ। आओ 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 आओ। जाओ। ये हिसाब कैसा है बेटा? ये कोड लैंग्वेज है। इसका मतलब तबला और ये सीक्रेट और ये चॉकलेट। मतलब मेरे बेटे ने सबको स्मगलिंग में शामिल कर दिया क्या? आपके बेटे ने जो नंबर लिखे हुए थे वो मुझे पहले ही मिल गए थे। उनके फैमिली मेंबर से भी मैं जाकर मिला। ताज्जुब की बात यह है कि वो लोग भी मिसिंग है। बेचारा वो सुरेंद्र बिना मतलब के ही फंस गया। हाँ बेटा, मुझे एक बार उसकी फैमिली से मिला सकते हो? सुरेंद्र जब मेरे घर आया था तब उन दोनों में बात हो रही थी। गलती कर रहा है तू स्मगलिंग कर रहा। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं तुझसे हेल्प मांगने कभी नहीं आता। क्या गलत है इसमें? जब पैसों की जरूरत होती है तब सरकार ये लाल चंदन नहीं बेचती है क्या? विराज ये बिजनेस कब से कर रहा है? हाँ? तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट को ये सब पता नहीं है? जिसको जितना मिलना चाहिए वो तो मिलते जा रहा है। इस पूरे नेटवर्क में मैं एक छोटा सा लिंक हूँ। और वैसे भी मेरे पिताजी ने 30 साल तक ईमानदारी से काम किया, लेकिन क्या कमाया? इस पूरे गांव से कर्जा। पर मैंने 3 साल में इतना कमाया कि एक आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ, और साथ ही मैंने अपने दोस्तों की भी मदद की। तो तू क्यों बुरा मान रहा है? मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो लेकर बिजनेस में लगा। हिसाब बाद में देख लेंगे। मैं ये पैसे नहीं लूंगा। तू बोल रहा है स्मगलिंग के बारे में गवर्नमेंट को पता होगा। अगर तू पकड़ा गया तो तेरे लिंक से वो लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे। तू जैसा बता रहा है विराज और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर लोग सही सलामत होंगे। अगर गलती से भी तू बलि का बकरा बना तो किसी और को ढूंढ लेंगे। बेटा मुंह खोलो। वो देख, हम जो अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं ना, उसमें एक एक निवाला ईमानदारी का होना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी जायदाद है। हमारे बच्चे सर उठाकर सोसाइटी में चलने चाहिए। उन्हें हम पर गर्व होना चाहिए। और अगर तू जेल चला गया तो अपनी बेटी को क्या जवाब देगा? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये सब छोड़ दे। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है भाई। आजकल मेरी कामयाबी से मेरे पिताजी भी खुश नहीं है, मुझ पर शक करते हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे परिवार को पता चला तो नहीं, इससे पहले तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। और जिसके पैसे लिए वो असाइनमेंट तो पूरा करना ही होगा। अगर आखिरी वक्त पर मैंने मना किया तो विराज मुझे नहीं छोड़ेगा। इस असाइनमेंट के पूरे होने के बाद मैं तेरे साथ ही आ जाऊंगा भाई। दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। तूने इतना बोल दिया ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और हाँ, एक बात और, उस कंसाइनमेंट का रूट जो है तेरे गांव के पास वाले रास्ते से जा रहा है। कल लास्ट कंटेनर निकल जाएगा। मैं भी पोर्ट जाने वाला हूँ, तू भी मेरे साथ कार में आ जाना। दोनों भाई साथ में ही जाएंगे। मैं तुझे तेरे गांव छोड़कर पोर्ट चला जाऊंगा। मेरे कार में आने के लिए तू इतना क्यों सोच रहा है? हाँ, अरे तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बेंगलुरु पोर्ट तक सब कुछ सेट किया हुआ है मैंने। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चल आजा। चल ठीक है। मुझे लगा था कि मेरा बेटा छोटे मोटे इधर उधर के काम करके पैसे कमा रहा है, पर वो स्मगलिंग करके कमा रहा है। ये बात मुझे सुरेंद्र के आने के बाद ही पता चली। उस दिन वो दोनों एक साथ ही निकले थे और साथ में ही गायब हो गए।